नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम अपने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, 2020-21 के जो रिवाइज सिलेबस है, जो सिलेबस कम किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये टॉपिक हम देखते हैं। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का उदय कैसे हुआ। तो ये हम पिक्चर्स में देखते हैं। तो ये पिक्चर हमें ये बताती है कि ये पिक्चर को बनाया सबसे पहले किसने द्वारा गया था। ये पिक्चर को प्रिपेयर किया गया था 1848 में फ्रेडरिक सोरेयू के द्वारा। इसमें उसने एक विजुअलाइजेशन किया था कि उसने ड्रीम किया था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का। तो इसमें के पिक्चर्स में क्या है, इसमें लोगों को, जो लोग हैं हमारे कहाँ के जो लोग हैं, ये हमारे जो लोग हैं ये हमारे हैं यूरोप के और अमेरिका के। इन लोगों में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। मैन आ रहे हैं, वुमेन आ रहे हैं, ऑल क्लासेस के लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, सारे लोग इसमें कैटेगरी में आ रहे हैं इसमें। तो ये क्या है कि ये हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी क्या कर रहे हैं, प्रतिमा का चक्कर काट रहे हैं। प्रतिमा का चक्कर क्यों काट रहे हैं, ये अपनी यूनिटी की भावना को दर्शाने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का चक्कर काट रहे हैं। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो हाथ हैं, इस हाथ में हमारा क्या है, एक मसाल है। वो मसाल हमारी क्या दिखाती है, वो मसाल हमारी टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट को हमारा दिखाती है वो मसाल। दूसरे हाथ में क्या है हमारा, चार्टर ऑफ राइट्स है मैन का, जो व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताता है। ये इनके जो ये कलर्स में ये जो झंडे हैं, ये झंडे इनको क्या दर्शाते हैं, ये झंडे इनका ये दर्शाते हैं कि ये इनके राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाते हैं। ये जो झंडे हैं, इसमें ये जो जीसस क्राइस्ट है और ये संत हैं, ये क्या है, ये इस दृश्य को क्या है, देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें इस पिक्चर्स में दर्शाई गई है। और इस पिक्चर्स में एक समाज की स्थापना करने की कोशिश की गई है, और वो समाज है यूटोपियन विजन। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना, चाहे आइडियल सोसाइटी को जो कि ग्राउंड लेवल पे डेवलप नहीं की जा सकती है, इस सोसाइटी का डेवलप करना। इसके अलावा हम इस चैप्टर में हम इसका और चीज़ें जो इसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि 19वीं सेंचुरी में जो नेशनलिज्म की जो भावना का उदय हुआ था, उसने पॉलिटिकल क्या चेंज हुए और मेंटल वर्ल्ड में क्या चेंज हुए यूरोप के अंदर, और उन चेंजों से जो नेशन स्टेट थे उनका कैसे उदय हुआ, और जो हमारे मल्टी नेशनल हमारी जो डायनेस्टी थी, जो एम्पायर थे हमारे मल्टी नेशनल एम्पायर, उन मल्टी नेशनल एम्पायर्स का कैसे विलय हुआ। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हमारा ये जो नेशन की जो भावना थी, ये नेशन की भावना मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स के लिए थी। ये इसमें रूलर्स के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं थे। कॉमन हमारी जो आइडेंटिटी थी, इस पे हमें ध्यान दिया गया, और जो हिस्ट्री और डिसेंट के बेसिस पे इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि नेशन में क्या होता है, सभी की भावना का ख्याल रखा जाता है। तो इसी का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस में रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप हुआ। तो फ्रेंच में क्या है, हमारा फ्रेंच की जो क्रांति है 1789 में हुई। इससे पहले फ्रेंच क्या था, एक राजाशाही शासन के अंदर आता था। तो फ्रेंच में क्या हुआ कि फ्रेंच में जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, ये फ्रेंच के रिवॉल्यूशन होने के बाद हुए, और इसने क्या किया कि राजाशाही जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया। राजाशाही शासन को ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, और राष्ट्रवाद के जन्म होने के साथ साथ एक राष्ट्रवाद की नींव को यहाँ रखा गया। शुरुआत में क्या था कि जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था, इसने एक भावना का डेवलप किया फ्रेंच के लोगों के मध्य में। वो भावना क्या थी, इसने एक सामुदायिक भावना का विकास किया, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सामूहिक भावना, सामुदायिक भावना का विकास किया, और दो आइडिया पे विशेष जोर दिया। पहला क्या था, लापेट्री। लापेट्री का मतलब पितृत्व की भावना, और लीसिटियन सिटीजन्स यानी नागरिकों की भावना। दो भावनाओं पे इसने जोर दिया। और इसमें क्या था कि कम्युनिटी पे क्या किया गया, इनके इक्वल राइट्स पे भी जोर दिया गया। अब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि एक फ्लैग होना चाहिए। नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर का, उसको रॉयल फ्लैग जो पुराना था उससे चेंज कर दिया गया उसके प्लेस से। और स्टेट जनरल बनाया गया जो इलेक्ट किया गया सिटीजन्स के द्वारा। नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया, हिम्स को कंपोस्ट किया गया, ओथ्स को बनाया गया, ओथ्स लेने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, और जो शहीद हुए थे उनको राष्ट्र के नाम पे क्या किया गया, कमेमोरेट किया गया। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, उसे फॉर्मुलेट किया गया, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए सिटीजन्स के लिए टेरिटरी में।
उसके साथ ही इंटरनल कस्टम और ड्यूटीज़ थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया, और उसके साथ ही वेट और मीजर्स का एक नया सिस्टम लेके आया गया। रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया और एक कॉमन लैंग्वेज लेके आई गई। जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ वो फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज के रूप में लेके आए, राष्ट्र की भाषा के रूप में फ्रेंच को लेके आया गया। उसके साथ ही इन्होंने अपना फर्दर ये मिशन कहा कि अब चलो हमने अपना देश में तो बना लिया, इसके साथ ही हम दूसरे जो देश हैं उन देशों में से डेस्पोटिज्म को हटाते हैं और उन्हें लिबरेट कराते हैं वहाँ के लोगों को, यानी कि वहाँ राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय कराते हैं, नेशंस का उदय कराते हैं, राष्ट्र का, नए नए राष्ट्रों का उदय कराते हैं। तो इसी के साथ फ्रांस ने क्या है, डिफरेंट सिटी में यूरोप के में क्या किया गया, अपने इस अभियान को फैलाया, और ये खबर फैलने लगी कि फ्रांस क्या है अब एक आज़ाद हो गया। तो वो अलग देशों से अलग जो वहाँ के किंगडम थे उस टाइम, वहाँ के स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स ने, मिडिल क्लास के एजुकेटेड पीपल्स ने जैकोबियन क्लब की स्थापना करनी शुरू कर दी गई और अपनी कैंपेन को और एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया गया, और अपनी फ्रेंच आर्मी के लिए एक रास्ता तैयार किया गया। जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी जैसे जहाँ जहाँ जाती, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में जाती तो वहाँ उसका स्वागत होता, क्योंकि वो क्या कर रही थी फ्रेंच आर्मी, वो नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा दे रही थी। इसके साथ ही जब ये जो फ्रांस था ये किसके कंट्रोल में आया, नेपोलियन के कंट्रोल में आया। तो नेपोलियन के कंट्रोल में आने के बाद जो पहले रिफॉर्म्स इसने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया फ्रांस के अंदर, और इसने क्या किया कि नेपोलियन ने जो मोनार्कियल सिस्टम था उस सिस्टम को ये वापस लेके आया और इसने डेमोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया फ्रांस से। लेकिन इसने एडमिनिस्ट्रेटिव के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि इसने रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आया ये, और इसने क्या किया, एक कोड लेके आया, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया ये 1804 में, जिसे क्या है नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या है कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलते थे उसमें इसने ख़त्म कर दिया। इक्वलिटी, लॉ के बिफोर इक्वलिटी सभी होगी, सब लॉ के सामने समान होंगे, ये लेके आया। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको सिक्योर कराया इसने, ये सारी चीज़ें ये लेके आया। इसके अलावा ये जो सारे लॉ थे इसको इसने जो फ्रेंच के अंडर जो उस टाइम एरियाज थे उन एरिया में भी लागू किया, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, जहाँ पे कि इसने कुछ अपनी रीजन्स को कब्जा किया था, उन पे भी इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे वहाँ के पुराने उनको क्या है ख़त्म कर दिया और अपने नया चालू किया। नए में क्या है, जैसे कि पुराने में जैसे किसानों से सर्वडम ऑफ मैनुअल ड्यूज थे, इन्हें क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। टाउन्स में क्या था, जो गिल्ड जो बनाते थे लोग उन पर जो रेस्ट्रिक्शन थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इसने इम्प्रूव किया। किसानों, आर्टिसंस, वर्कर और बिजनेसमैन के लिए क्या है, इसने बहुत अच्छा सिस्टम लेके आया। सिस्टम कैसे अच्छा लेके आया कि इसने क्या किया कि इसने जो गुड्स थे उसने एक ड्यूटी लगाई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मूवमेंट इसने बहुत अच्छा किया। कैसे किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसने अच्छा कर दिया। वेट्स और मीजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। कॉमन नेशनल करेंसी लेके आया ये, जिससे कि क्या है, एक रीजन से दूसरे रीजन में गुड्स का एक्सचेंज करने में अब लोगों को आसानी होने लगी। अब ये जो एरिया इसने जीते थे, इस एरिया में सबसे पहले जो फ्रेंच के जो रूल थे वो मिक्स होने शुरू हो गए और लोगों को अच्छा लगने लगा शुरुआत में। बहुत सी जगह पे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड में जैसे कि पहले इसकी जो आर्मी जाती थी उसका स्वागत किया जाता था, लेकिन बाद में क्या है, ये जो स्वागत था ये लोगों की हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। लोग इसका विरोध करने लगे, नेपोलियन की आर्मी का। नेपोलियन की आर्मी का विरोध क्यों करने लगे, क्योंकि नेपोलियन ने अब अपनी नीतियों को साम्राज्यवाद नीतियों में कन्वर्ट कर दिया। वो अब यूरोप को जीतना चाहता था। तो क्या है कि जीतने के लिए सेना की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी और फ्रेंच की आर्मी में जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया लोगों को, जिससे क्या है कि लोगों में अब इसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। और ये 1813 में लेपजिंग के युद्ध में क्या है, ये हार गया नेपोलियन। अब ये देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया, कैसे बना नेशनलिज्म यूरोप के अंदर, कैसे भावना पनपी यूरोप के अंदर। तो देखते हैं कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे पहले किंगडम्स में डिवाइड थे और डचीज और कैंटोन्स में डिवाइड थे। वहाँ की ऑटोनोमस जो टेरिटरी थी वो उन पर राज करती थी। जैसे कि हमारा ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप को देखें तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, और वो क्या थी, उसमें जो मोनार्की थी वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे, डिफरेंट टेरिटरीज थी वहाँ, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी रहते थे, और ये अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, इनमें कोई भी शेयरिंग नहीं थी। इसके साथ ही ये लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। जैसे कि हैप्सबर्ग जो एम्पायर था हमारा, हैप्सबर्ग एम्पायर,
ये रूल्ड करता था ऑस्ट्रिया हंगरी पे। और इसके साथ ही जैसे कि कुछ पैच वर्क थे, डिफरेंट रीजन्स थे और डिफरेंट पीपल्स थे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स थी। इसके साथ ही जो हमारा अल्पाइन रीजन था, इस अल्पाइन रीजन में टायरल, ऑस्ट्रिया, सडटलैंड और इसके साथ ही बोहेमिया जो था, यहाँ पे कुछ जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग रहा करते थे। इसके साथ ही इटालियन स्पीकिंग प्रोविनेंस थे, जैसे कि लोम्बार्डी, वेंटीना, इसमें क्या है इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। हंगरी के हंगरी जो थी, हंगरी में क्या है हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो क्या बोलती थी हंगरी के अंदर, मैग्यार बोलती थी। जबकि अदर जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स थी, मतलब अलग अलग बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। और जैसे कि गैलिसिया में देखें तो यहाँ के जो लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। इसके अलावा यहाँ 3 डोमिनेंट और ग्रुप थे जो क्या है बाउंड्रीज में रहते थे एम्पायर की में। और उसमें क्या था कि कुछ जो मास ऑफ पीपल्स थे यहाँ पे क्या थे वो पीजेंट्स थे। और जैसे कि बोहेमियन स्लोवाक्स जैसे नॉर्थ में, स्लोवेंस एंड कार्नियोला में, उसके अलावा क्रोएट्स साउथ में, रोमानियंस ईस्ट में, ट्रांसवानिया में, ठीक है। इसके अलावा जो ये डिफरेंसेस थे, ये डिफरेंसेस ये आसानी से पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करने वाले नहीं थे। फिर भी पॉलिटिकल यूनिटी कैसे यहाँ पे आई ये हम देखते हैं आगे। तो क्या है कि सोशली पॉलिटिकली यहाँ इतनी डाइवर्सिटी होती थी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो डोमिनेंट क्लास थी वो क्या थी, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी क्लास क्या थी, यहाँ डोमिनेंट क्लास थी। इसके जो मेंबर्स थे इस क्लास के वो यूनाइटेड होते थे किसके द्वारा, अपनी कॉमन वे ऑफ लाइफ के द्वारा। ये क्या करते थे, एक दूसरे से यूनाइट करते थे, क्योंकि जीवन जीने का तरीका एक था। रीजनल डाइवर्सिटी अलग थी लेकिन जीवन जीने का तरीका क्या था, एक था। ये क्या करते थे, ये ओन करते थे स्टेट को कंट्री के आउटसाइड में भी। तो ये जो स्पोक करते थे डिप्लोमेसी के लिए, भाषा का जो इस्तेमाल करते थे डिप्लोमेसी के लिए, वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। और इनकी जो फैमिली कनेक्टेड होती थी, इनके जो टाइज होते थे वो मैरिज के थ्रू टाइज होते थे, जिससे कि क्या ये एक पावरफुल साम्राज्य को क्या कर सकें, स्थापित कर सकें स्मॉल ग्रुप से बड़ा बना के। इसके साथ ही यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पीजेंट्री की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी। अब यहाँ वेस्ट में क्या था, बहुत ज़्यादा लैंड था, फार्मर्स के द्वारा किया जाता था और स्मॉल ओनर्स के द्वारा। जबकि ईस्टर्न में क्या था और सेंट्रल यूरोप में ये लैंड होल्डिंग का कल्चर यहाँ पे इस्टेब्लिश था, जो कल्टीवेट किया जाता था किसके द्वारा, सर्ब्स के द्वारा। इसके साथ ही वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप जो था यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, होना शुरू हो गई। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हो गई तो क्या है, यहाँ पे टाउन्स का और कॉमर्शियल क्लास का उदय हुआ। अब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में कब हुआ, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में होना शुरू हो गया, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, जर्मन में, ये 19th सेंचुरी में हुआ। इससे क्या है कि एक बहुत बड़ा गैप बन गया। अब एक न्यू सोशल क्लास आई थी जो मैंने बताया था अभी पहले, वो न्यू सोशल क्लास क्या थी, वो मिडिल क्लास थी। और ये मिडिल क्लास के लोग किस 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 से मिलके बने हुए थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल से। अब क्या था, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये लोग क्या थे, 19th सेंचुरी तक बहुत कम नंबर्स में थे और ये बहुत कम थे। इसके साथ ही ये लोग थे, इसके अंदर ये जो मिडिल क्लास थी इसके अंदर क्या थे, एजुकेटेड थे लोग, लिबरल माइंडेड के लोग थे ये क्लास के। और ये क्या करना चाहते थे, ये नेशन को यूनिटी में लेके आना चाहते थे। और अरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे उनसे अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। अब लिबरल का मतलब क्या होता है नेशनलिज्म में, ये हम देखते हैं। तो हमारा नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है हमारा, वो 19th सेंचुरी के अर्ली में आ गया था यूरोप में। और इससे हमने नेशनलिज्म से हमने किस आइडिया को और जोड़ दिया, हमने लिबरलिज्म के आइडिया को जोड़ दिया। लिबरलिज्म हमारा क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है लिबर। इसका मतलब होता है फ्री, मतलब व्यक्ति क्या हो जाए, फ्री हो जाए बंधनों से, ये इसका मतलब होता है। जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने लिबरलिज्म को फ्रीडम से जोड़ दिया, किसकी से, इंडिविजुअल की फ्रीडम से जोड़ दिया। और इसमें क्या था, इसका मतलब था कि लॉ सभी के लिए समान होना चाहिए। और पॉलिटिकली ये कंसेप्ट लेके आया गया कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरलिज्म पे बहुत जोर दिया गया। ऑटोक्रेसी को क्या किया गया, और क्लेरिकल जो प्रिविलेजेस थे उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा लेके आई गई, लिबरलिज्म के सिद्धांत के लिए पार्लियामेंट के थ्रू लेके आई गई। 19th सेंचुरी में इसमें लिबरलिज्म में क्या और ऐड कर दिया गया, हमने किस पे भी और जोड़ दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जोड़ दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ भी लेके आया गया। इसके साथ साथ अब क्या लेके आने की कोशिश की गई, इसमें सफरेज की, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, वोटिंग के अधिकार को भी लेके आने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले क्या था,
जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो इसमें क्या था, ये पॉलिटिकल क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था, एक तरह से पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें राइट टू वोट भी लेके आया गया। अब ये सबसे पहले राइट टू वोट यहाँ लेके आया गया फ्रांस में, तो इसमें राइट टू वोट दिया गया सबसे पहले उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों को ये राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया गया। उसके अलावा जो वुमेन्स थी उसको भी ये पॉलिटिकल राइट्स जो सफरेज था वो नहीं दिया गया। इसके साथ क्या हुआ कि जो कुछ समय के लिए जो पॉलिटिकल राइट्स था ऑल एडल्ट मेल्स को दिया गया था, किसके टाइम में, जैकोबियन के टाइम में। लेकिन नेपोलियन आया तो उसने ही पुराने वाला सिस्टम लेके आया, जिसमें क्या था कि जो वुमेन्स थी उसको नहीं था, वुमेन्स को क्या बताया उन्होंने, माइनर स्टेटस बताया। माइनर स्टेटस का मतलब है ये अथॉरिटी है किसकी, फादर की और हस्बैंड की अथॉरिटी है, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी अधिकार नहीं था वोटिंग करने का। इसके साथ ही 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी जो आई थी उसमें क्या है, वुमेन्स ने क्या है अपना खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाए और किसके लिए डिमांड की, पॉलिटिकल इक्वल राइट्स के लिए इन्होंने डिमांड की। अब ये जो इकोनॉमिक स्फीयर है इसने भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब क्या है कि इसमें लोगों ने क्या चाहा कि मार्केट को क्या किया जाए, इनका मार्केट फ्री किया जाए, इनका मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। 19वीं सेंचुरी में ये स्ट्रॉन्ग डिमांड आई मिडिल क्लास के लोगों की तरफ से। और क्या हुआ कि नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था उनको यहाँ पे रखा गया। जैसे कि नेपोलियन ने क्या था कि 39 जो स्टेट थी जर्मन की, उन स्मॉल स्टेट्स को क्या है एक कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले कर लगते थे। उसने एक करके वहाँ पे ओन एक करेंसी लेके आया था और वेट्स और मेजर लेके आया था। जैसे कि उससे पहले क्या होता था 1833 से क्या होता था उसके नेपोलियन के बाद में, जैसे एक व्यापारी को हम्सबर्ग से कोई सामान न्यूरेमबर्ग सेल करना है तो उसे 11 कस्टम ड्यूटी से पास करना पड़ता था अपने सामान को, और 5% ड्यूटी क्या लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी हर एक पे। तो ये जो रीजन्स की जो डाइवर्सिटी थी और वेट का जो मेजर्स था ये क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करने वाला था। तो जिससे जैसे कि कपड़े के क्लोथ में देखा जाए व्यापार में, वो क्या था, उसे क्या था, एला कहते थे, एला जो यूनिट थी नापने की, ये अलग अलग थी, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग थी। जैसे मेंज में 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65.6, अदर रीजन्स में अलग अलग थी ये। तो इन कंडीशनों को क्या किया गया, व्यू किया गया, तो और इकोनॉमिक जो एक्सचेंज था और जो ग्रोथ थी वो क्या थी, इससे बाधित हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको ख़त्म करने के लिए एक जोलेवेरियन क्या था, एक कस्टम यूनियन लेके आया गया, कब, 1834 में, किसके द्वारा, पर्सिया के द्वारा। और इसे मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट ने क्या है ज्वाइन किया, और उन्होंने क्या है ये जितने भी टैरिफ्स थे इन सारे टैरिफ्स को हटाया और एक करेंसी लेके आए। और जो करेंसी क्या थी, ये करेंसी 30 से क्या कर दिया गया, 2 करेंसी में केवल कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे का नेटवर्क भी इन लोगों ने क्रिएट किया, जिससे कि मोबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई, और लोगों के क्या है मोबिलिटी बढ़ना शुरू हुई, तो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो भी अच्छी होना शुरू हुई, वो नेशनल सेंटिमेंट्स भी बढ़ना शुरू हुए लोगों के अंदर, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हुई। अब जैसे कि नया एरा आता है इधर, कंजर्वेटिव एरा। ये कंजर्वेटिव एरा जो है ये 1850 के बाद आता है, क्योंकि 1850 में नेपोलियन जब हार गया, तो नेपोलियन के हारने के बाद में बॉस कंजर्वेटिव एरा को क्या किया गया, लेके आया गया। कंजर्वेटिव एरा किसके द्वारा लेके आया गया, कंजर्वेटिव एरा लेके आया गया ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इन्होंने क्या किया गया कि नेपोलियन को हराने के बाद में एक कांग्रेस वो मीटिंग बिठाई अपनी, कहाँ, वियना में, और ये सेटलमेंट किया है इन्होंने कि ये जो मीटिंग थी ये जो वियना में बिठाई गई थी इसको होस्ट किया गया था उस टाइम ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैट्रिंज के द्वारा। इसमें क्या किया गया, इस मीटिंग में ट्रिटी ऑफ वियना लेके आएगी 1850 में, जिसमें कि जो यूरोप था, ये यूरोप में जो फ्रांस था ये अपना ज़्यादा फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर सके। इसके लिए क्या किया गया कि किंगडम था हमारा जो नीदरलैंड का जो किंगडम था, इसको क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। कहाँ सेटअप कर दिया गया, नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया इसके, फ्रांस के। जिनोवा को पिडमोंट में ऐड कर दिया गया, वो साउथ में कर दिया ऐड। पर्सिया को क्या किया गया, न्यू टेरिटरी बना दिया गया इसकी वेस्टर्न फ्रंटियर साइड पे। ऑस्ट्रिया को क्या है, कंट्रोल दे दिया गया नॉर्थर्न इटली को। जर्मनी को कन्फेडरेशन दे दिया गया, जो 39 स्टेट था उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया, उसको इन्होंने छेड़ा नहीं। ईस्ट में जो ईस्ट के जो कुछ पार्ट थे वो किसको दे दिए गए, जैसे कि पोलैंड के जो कुछ पार्ट थे वो रसिया को दे दिए गए। पर्सिया को भी
ईस्ट में से कुछ पोर्शन दे दिया गया सैक्सोनी का। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो बोर्बन डायनेस्टी थी उसको फ्रांस के अंदर से पुनः लेके आए, सत्ता में लेके आए और कंजर्वेटिव सत्ता को स्थापित कर दिया इन लोगों ने। इनका ये मेन ये इंटेंशन था कि ये जो मोनार्की है, मोनार्की की सत्ता को वापस लेके आना। अब ये मोनार्की के जो लोग थे ये हमारा क्या चाहते थे, अब ये कंजर्वेटिव के जो लोग थे ये चाहते थे कि ये जो सोसाइटी हमारी पुरानी विचारधारा की रहनी चाहिए, जैसे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए स्टेट ऑफ सोसाइटी के, जैसे मोनार्की होनी चाहिए, चर्च होने चाहिए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, फैमिली क्या होना चाहिए, बर्थ के आधार पर क्या होना चाहिए, उनके प्रिविलेजेस होने चाहिए, ऊंच नीच की भावना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये कंजर्वेटिव की थी। अब कंजर्वेटिव जब रिजाइन 1850 में जब सेट हो गया तो ये नहीं चाहते थे कि कोई इनका क्या करे, क्रिटिसिज्म करे और इनके सामने खड़ा होकर आए, तो इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर्ब करना शुरू कर दिया और बहुत सारी जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अपने के लिए क्या है बहुत सारे कानून लेके आए, जिसमें से इन्होंने सेंसरशिप लॉ लेके आए किसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले में इनके खिलाफ कोई भाषण वगैरह नहीं लिखे, उनके लिए इन्होंने बहुत सारे लॉस लेके आए और उन्हें बंद कर दिया, सेंसरशिप कानून लेके आए। इसके साथ में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नया काम और किया, इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी बंद कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में रिवॉल्यूशनरीज़ ने क्या किया, क्या रिएक्शन दिया रिवॉल्यूशनरीज ने, जब ये चीज़ें हो गई तो सबसे पहले तो इन्होंने ये जो मूवमेंट चल रहा था इसके डर से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया और अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी को बनाना शुरू किया और सीक्रेट सोसाइटी को डेवलप करना शुरू किया, जिससे कि वो सीक्रेटली अपने मिशन को चला सकें। जैसे कि इनमें से बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे इन्होंने नेशनल के जो अपना स्टेट की जो भावना थी इसको स्ट्रगल करना जारी रखा, किसके थ्रू, सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू। कुछ जैसे कि गुसेप मेजनी थे, एक ऐसे इंडिविजुअल जो सीक्रेट सोसाइटी चलाते थे। इनका जन्म 1807 जिनोवा में हुआ था और ये इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, कहाँ, कार्बोनारी में ज्वाइन की। जब ये 24 साल के हुए तो इन्हें एक्साइल दे दिया गया और ये साउथ अमेरिका को भेज दिए गए कुछ टाइम के लिए। 1831 तक ये वहाँ रहे। और ये किसके लिए इन्हें एक्साइल दिया गया, क्योंकि ये लिगोरिया में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और उन्होंने उसके बाद में आफ्टर 1831 तक ये इन्होंने क्या किया, दो सोसाइटीज़ को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। दो सोसाइटी इन्होंने कौन सी इस्टेब्लिश की, पहली सोसाइटी की यंग इटली की, ये मार्सलेस में की, और दूसरी इन्होंने सोसाइटी की यंग यूरोप, ये बर्न में इनकी स्थापना की, जिसके के मेंबर जो थे वो थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन से। जो मेंबर थे वो एक सोच को रखने वाले मेंबर थे, जिनका ये मानना था कि हमारा जो नेशन होना चाहिए वो यूनिटी ऑफ मैनकाइंड ऑफ होना चाहिए। ये वो हमारा नेशन है, वो हमारा नेचुरल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है नेशन जो हमारा है। उसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूनिफाइड करने की कोशिश की नेशंस को, वाइडर अलायंस बना के नेशंस को क्या है यूनिफाई करने की कोशिश की। और इन्होंने इटली की लिबर्टी को अपना यूनिफाई करने का ठान लिया है इन्होंने। इसके साथ ही इन्होंने क्या है कि सीक्रेट सोसाइटी अदर जगह पे भी इन्होंने इस्टेब्लिश की, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। मेजली ने क्या है अपने जो रेलेस्टेंस, इनका जो अपोजिशन था मोनार्क के प्रति और अपना जो विजन था डेमोक्रेटिक विजन, इससे इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, किसको, कंजर्वेटिव्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुँचाया। और मेटरनिच ने इनको क्या कहा था, मेटरनिच ने इनको द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर मेटरनिच ने इन्हें कहा था। अब ये जो रिवॉल्यूशन का एरा है 1830 से 1848 के बीच में, इसमें क्या है कि कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और इन्होंने क्या है अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की। और इन्होंने क्या है कि बहुत सारे जो रीजन्स थे यूरोप के और इटली के, जर्मन स्टेट के में के, और जो कुछ अदर्स थे जैसे कि ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड, इनमें क्या है कि इन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो रिवॉल्यूशन थे ये रिवॉल्यूशन नेशनलिस्ट के द्वारा किए जा रहे थे। ये रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ किए जा रहे थे, कंजर्वेटिव रिजाइन के खिलाफ। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इसमें जो मिडिल क्लास के लोग कौन कौन थे, इसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और मेंबर कॉमर्शियल के थे। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 1830 में फ्रांस में जुलाई में रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। और रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद में वियना 1815 में जो नया बोर्बन का यहाँ साम्राज्य आया था उसको उखाड़ फेंका वहाँ से, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल
सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिश सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस में, तो ये इसकी जो न्यूज़ थी वो अदर में भी जाना शुरू हुआ। अदर में भी जाना शुरू हुआ तो अदर यूरोप में भी क्या है कि मूवमेंट शुरू होने हो गए, नेशनलिज्म के मूवमेंट शुरू होने लग हो गए। जैसे कि ये जो भावना थी, ये यूरोप जो था, यूरोप में ग्रीक की इंडिपेंडेंस की नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी इसको बढ़ाने में इसने बहुत मदद दी। अब क्या था कि जो ग्रीस था ये एक टाइम पर ओटोमन एम्पायर का हमारा पार्ट था 15th सेंचुरी में। ये इन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई जो है 1821 में लड़नी शुरू की। अब ये जो नेशनलिस्ट थे इन्हें ग्रीस का भी सपोर्ट मिला, ग्रीक वालों को जो बाहर रहते थे, कहाँ अपने देश से बाहर रहते थे, उनका भी सपोर्ट मिला। उसके साथ वेस्ट यूरोप का भी सपोर्ट मिला क्योंकि ये अपनी एंशिएंट कल्चर को ग्रीक से ही मानते थे। इसके अलावा पोएट्स जो थे, आर्टिस्ट थे, जो इनका भी साथ मिला। और एक जो भावना थी जो मुस्लिम्स के प्रति अगेंस्ट की भावना थी, इसका भी इन्हें साथ मिला। इसके साथ जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने क्या है फंड्स इकट्ठा किए और ये भी लड़ाई लड़ने शुरू कर दी इन्होंने भी। और ये 1824 में फीवर की वजह से क्या है इनकी डेथ हो गई। और फाइनली क्या है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है 1832 में साइन की गई और इसमें ग्रीक को क्या है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दर्जा दिया गया। अब क्या था, ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन थी नेशनल की फीलिंग को बढ़ाने के लिए, ये कैसे डेवलप हुई और इसने नेशनलिज्म में कैसे योगदान दिया, नेशनलिज्म की भावना को कैसे बढ़ाया इसने। ये जो डेवलपमेंट था ये केवल और केवल हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आया, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट रोल जो है किसका था, हमारा आर्टिस्ट का, पोइट्री का, स्टोरीज और म्यूजिक का भी बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कि हमारा जो कल्चरल मूवमेंट था, तो उस कल्चरल मूवमेंट में क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। कोई भी हम जब मूवमेंट चलाते हैं, हमारा नेशनल मूवमेंट चलाते हैं, तो वो क्या है हमारा सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। जब जो आर्टिस्ट थे और पोइट्स थे उन्होंने क्या है यहाँ के जो ये मूवमेंट शुरू किया, इसमें क्या है कि क्रिटिसाइज सबसे पहले शुरू करना किया किसको, रीजन्स को और साइंस को। और उन्होंने फोकस किया किस पे, इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे किया। उनका ये मानना था कि इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग से क्या है वो क्रिएट कर सकते हैं किसकी, एकता की भावना को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सामुदायिक भावना को क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की एक कॉमन कल्चर को जोड़ सकते हैं वो लोग। इसके साथ ही जर्मन का जो फिलोसफर थे उस टाइम जॉन गॉटफ्रेड, इन्होंने क्या है कि जर्मन कल्चर को क्या है बहुत ज़्यादा डीप में देखा और उन्होंने कुछ जो कॉमन पीपल थे उनके गीत, लोक नृत्य जो थे, पोइट्री थी, उस पोइट्री को लेके आए और उसे पॉपुलराइज्ड किया। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा फॉल्क जो कल्चर थी उसकी बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग लेके आए और नेशनल को बनाने में जो कि क्या है काम आई। इसके साथ ही इन्होंने जोर दिया कि इस पे वर्नाकुलर लैंग्वेज पे जोर दिया और लोकल फॉल्क लोर जो थी, जो कि एक ज़माने में नेशनल स्पिरिट थी जो आज के समय खो गई थी, उनको भी लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने में इन्होंने योगदान दिया। इसके साथ ही एक स्पेशल केस देखते हैं हम पोलैंड का। पोलैंड जो था 18 सेंचुरी में क्या कर दिया गया था, 18 सेंचुरी के एंड में ये पार्टीशन कर दिया गया था। किसके द्वारा पार्टीशन कर दिया गया था, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब पार्टीशन करने के बाद में क्या था, यहाँ के जो पोलैंड की लैंग्वेज थी और पोलैंड के लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। अब ये जो पोलैंड वाले लोग थे ये अपने आप को बचाए रखे हुए थे किसके द्वारा, अपनी पोलिश लैंग्वेज को द्वारा बचाए रखे थे। लेकिन जब रसिया ने यहाँ ऑक्यूपाई किया तो क्या है पोलिश लैंग्वेज को क्या फोर्सफुली निकाल दिया गया स्कूल से और रसियन लैंग्वेज को क्या है इम्पोज कर दिया गया। लेकिन जब 1831 में जब रिवेलियन करने की कोशिश की गई तो क्या है कि उसे दबा दिया गया अल्टीमेटली। उसके बाद में दबने के बाद में फिर से इन्होंने पोलिश लैंग्वेज के थ्रू अपना एक नेशनल रेजिस्टेंस लेके आने की वीपन के रूप में कोशिश की। जैसे कि पोलिश लैंग्वेज को ये चर्चेस में, गैदरिंग में और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में क्या है यूज करने लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो प्रीस्ट और बिशप थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और सिबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। क्यों भेज दिया गया, क्योंकि वो उन्होंने प्रीच करने से मना कर दिया था रशियन लैंग्वेज में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा नेशनलिज्म की जो भावना चल रही थी इसमें हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट क्या हुए, मतलब जो भुखमरी थी उसने कैसे इसको अफेक्ट किया। जैसे कि 1830 में क्या था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ आ गई यूरोप के अंदर। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी थी, इसमें क्या है कि इकोनॉमिकली क्या है बहुत ज़्यादा
स्टेबिलिटी आई इसमें। और क्या था कि पॉपुलेशन यूरोप की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की जो थी वो बहुत ज़्यादा कमी हुई, और लोग क्या थे, जॉब्स को देखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए क्या है कि शहरों की ओर जाना शुरू हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में था। अब शहरों में जाना शुरू हो गए तो वहाँ क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, स्लम्स एरिया कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और क्या था, दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो टाउन्स में थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के सामानों के कंपेयर में, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले शुरू हो गया था और उनके पास बिगर मशीनें थी और इनके पास क्या थी, छोटी मशीनें थी। तो इनका जो सामान था वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था उनके सामान के आगे। ये भी एक मेन रीज़न था। इसके साथ ही ये जो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था, ये मेनली होम से और स्मॉल वर्कशॉप से इनका चलता था। इनके पास इतने मशीनी सिस्टम डेवलप नहीं थे। और साथ ही साथ ये जो पीजेंट्स थे, ये एक चीज़ से और स्ट्रगल कर रहे थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन था, फ्यूडल ड्यूज थे और ओब्लिगेशन थी। इसके साथ ही जो फूड की प्राइसेस थी वो भी बढ़ जाती थी। जब फसल ख़राब आ जाती थी जिस साल, तो उस साल फूड की प्राइसेस भी बढ़ जाती थी। ऐसा 1848 में बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़े रूप में हुआ था। क्या है कि फूड की शॉर्टेज हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया। तो पेरिस में जनता क्या है, रोडों पे निकल आई, बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और लुइस फिलिप जो थे वहाँ उन्हें क्या है, भागना पड़ा वहाँ से लुइस फिलिप को। तो उसके साथ हमारा नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की, उन्होंने एक कानून लेके आए और 21 साल से ऊपर के लोगों को क्या है, राइट टू वर्क का एक गारंटी का एक कानून लेके आए। और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए वर्कशॉप्स का भी क्या है, डेवलपमेंट किया गया। अब 1845 से पहले एक सिलीसिया का जो रिवॉल्ट था, किसके अगेंस्ट था, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट था। इस रिवॉल्ट के बारे में और देखते हैं। तो इस रिवॉल्ट में क्या था कि इस गांव में, सिलीसिया में क्या था, कॉटन का लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, जैसे लगभग 18,000 लोग रहते थे यहाँ। ये क्या था, कॉटन का काम करते थे। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था, वो इन्हें रॉ मटेरियल देता था और इनसे फिनिश्ड गुड, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, काम की ज़्यादा मारामारी होने की वजह से चीप दामों में लेता था। तो उन्होंने क्या है, डिमांड की कॉन्ट्रैक्टर से कि हमारी जो वैल्यू है, प्राइस है प्रोडक्ट की, गुड्स की, उसे बढ़ाया जाए। तो इस मांग को लेकर 4 जून को ये 2 बजे इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी भीड़ को लेकर उसके घर के सामने। तो उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने इन्हें धमकी देना शुरू किया और उसने मना कर दिया, इनकी हायर वेज की डिमांड को मना कर दिया। तो भीड़ ने इसके घर के शीशे, पॉलिश वगैरह और दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और इसने नेबरिंग विलेज में जाके शरण ली। तो वहाँ के लोगों ने भी उसे शरण देने से मना कर दिया, लेकिन ये 24 घंटे में वापस लौटा आर्मी के साथ में। और क्या है कि आर्मी ने लोगों पे, विद्रोहियों पे क्या है, दमन करना शुरू किया और 11 वीवर्स क्या है, इसमें विद्रोह में मारे गए। अब देखते हैं ये जो रिवॉल्यूशन थे, लिबरल्स का इस रिवॉल्यूशन में क्या योगदान है, लिबरल्स का। तो ये जो रिवोल्ट जो चल रहे थे लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति, पीजेंट्स के, तो ये 1848 में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स थे, इन्होंने रिवॉल्यूशन किया। अब रिवॉल्यूशन किसके प्रति किया, रिवॉल्यूशन किया कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, इसके प्रति उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। और ये जो रिवॉल्यूशन लेके आया गया, ये मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा लेके आया गया। अब जो फरवरी 1848 में फ्रांस में क्या था कि ये जो मोनार्की थी, इस मोनार्की को क्या किया गया, इस मोनार्की को हटाने के लिए इन लोगों ने क्या है कि ये जो अदर पार्ट्स के लोग थे, इन्होंने अपना एक खुद का ही यूनिवर्सल मेल सफरेज बनाया और उसको प्रोक्लेम कर दिया और अपना ही खुद का बनाने लगे, क्या, अपना ही खुद का पार्लियामेंट और सिस्टम बनाने लगे। इसमें लोग कहाँ से थे, जैसे कि इंडिपेंडेंट नेशंस ने तो इसमें जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहाँ के लोग जो थे वो क्या है, आए, कंबाइंड हुए और कंबाइंड होने के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और नेशनल यूनिफिकेशन को इन्होंने डिमांड की और उसे यूनिफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लोग थे वहाँ पे, उन लोगों की भावनाओं को और उन लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाया और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में बनाने की कोशिश की। तो क्या था कि इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिनमें कि बिजनेसमैन, आर्टिसंस थे, ये लोग सारे आए और इन्होंने फ्रैंकफर्ट जो सिटी थी, इसमें क्या है कि ये लोग इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया 18 मई 1848 को। और यहाँ 1831 पीपल्स को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया। और इलेक्ट के बाद इन्होंने कहा कि हम
ये इलेक्ट होने के बाद में ये पार्लियामेंट जो थी ये चर्च सेंट पॉल में, जो फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट थी ये चर्च पॉल में रखी गई। अब ये जो कानून यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक मोनार्की राजा को भी ये लेके आना चाहते थे। अब ये मोनार्की राजा जो था, ये मोनार्की राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये था पर्सिया का राजा। इसने इन लोगों को ज्वाइन करने से मना कर दिया और ये जो लोग असेंबली के विरोध में थे, जो राजा, उनके साथ ज्वाइन हो गया। और ज्वाइन होने के बाद में इसने क्या किया कि इसने इन लोगों की डिमांड को मना कर दिया कि वो इन लोगों के साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसके साथ ही ये जो पार्लियामेंट थी, ये पार्लियामेंट डोमिनेट थी किसके, मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा। अब जो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा थी, तो इसने पहले तो सपोर्ट किया था आर्ट वर्कर्स को, लेकिन बाद में इसने वर्कर्स की डिमांड और आर्टिसंस की डिमांड को क्या है, अनदेखा करना शुरू किया, तो इनका सपोर्ट इसने खो दिया। तो इसका सपोर्ट खोने के बाद में क्या हुआ कि ये जो राजा थे, मोनार्की थी, इनकी ट्रूप्स आई और ट्रूप्स ने इस असेंबली को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया फोर्सफुली। इसके साथ ही पॉलिटिकल राइट्स जो थे, वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स इस टाइम पे क्या है, एक कंट्रोवर्शियल थे। कंट्रोवर्शियल इसलिए थे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन क्या है, इस असेंबली में पार्ट लिया था, केवल वो हिस्सा बनी थी देखने के लिए, ये जो एसोसिएशन हुई थी। अब बहुत से जो लोग थे और न्यूज़पेपर थे, इन्होंने भी इस मीटिंग्स में क्या है, भाग लिया था। ये जो मीटिंग हुई थी, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है सेंट पॉल चर्च में, ये जो मीटिंग हुई थी, जिसमें 831 जो कैंडिडेट्स इलेक्ट किए गए थे इसमें। इसके साथ ही कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या है कि इन सबको, जो लिबरल मूवमेंट्स जो हुए थे, इन सबको 1848 में दबा दिया। लेकिन ये पुराने रूप में क्या है कि लेके वापस नहीं आ पाए। तो इन्होंने क्या किया कि मोनार्क ने ये समझना शुरू किया कि अब क्या है कि हमें कुछ रियायतें दे देनी चाहिए, और कुछ जगह जैसे 1848 में ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, इन्होंने चेंजेस लेके आना शुरू किए। और जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को लेके आना शुरू किया। जैसे कि हैब्सबर्ग में जो रूलर थे, इन्होंने ऑटोनॉमी दे दी थी हंगेरियन को 1867 में। इसके बाद जर्मनी और इटली का कैसे उदय हुआ, ये देखते हैं हम जर्मनी का। तो आफ्टर 1848 जो नेशनलिज्म जो हुआ, यूरोप में मूवमेंट हुआ, उसके बाद में डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन की मांग की गई, डेमोक्रेसी की मांग की गई, और एक रिवॉल्यूशन लेके लोगों में रिवॉल्यूशन की भावना उत्पन्न हुई। तो क्या है कि नेशनल सेंटीमेंट्स जगह लोगों के, और ये कंजर्वेटिव लोग जो थे, कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी, उसके प्रति लोगों की भावना क्या थी, बहुत ज़्यादा भावना क्या थी, विरोधी भावना थी लोगों की। तो क्या था कि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो जर्मनी है और जो इटली है, इस लोगों, ये जो जर्मनी और इटली है, इसे क्या करना चाहिए, यूनिफाइड स्टेट के रूप में बनाना चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, ये सबसे ज़्यादा किसके एमोंग थी लोगों के में उस टाइम, ये थी मिडिल क्लास में। तो 1840 में इन्होंने यूनाइट करने की डिफरेंट रीजन्स को, जर्मनी को कोशिश की थी, लेकिन इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू। लेकिन क्या था, उस टाइम ये सप्रेस कर दिए गए थे, किसके थ्रू, ये सप्रेस कर दिए गए थे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। लेकिन इन्हें सपोर्ट किसके द्वारा था, ये इन्हें सपोर्ट था लैंड ओनर्स के द्वारा, जो क्या थे, पर्सिया के लैंड ओनर्स थे। अब क्या था कि जो पर्सिया था, अब पर्सिया का जो लीडर था उस टाइम, उसने क्या था, नेशन को यूनिफाई करने की कोशिश की। उसका एक चीफ मिनिस्टर था, कौन, ओट्टो वॉन बिस्मार्क। ये चीफ मिनिस्टर, इसने बहुत बड़ा काम किया। इसने क्या किया कि इसने पर्सिया की जो आर्मी थी और जो नौकर थे, नौकरशाही लोग थे, उन लोगों की मदद से इसने इस नेशन को क्या है, यूनिफाई करने की कोशिश की। अब 3 वॉर लड़े गए 7 साल में मोनार्की से, 3 वार लड़े गए, किसके, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से। उसके बाद जिसमें क्या है कि पर्सिया जो था, जो यूनिफाई करना चाहता था किसको, जर्मनी को, उसको क्या हुआ, विजय हासिल हुई। और विजय हासिल होने के बाद 1871 में पर्सिया का राजा कौन बना, विलियम फर्स्ट था, वो राजा बना, और उसने क्या है, जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। अब क्या था, 18 जनवरी 1871 को क्या किया गया, जो प्रिंस था जर्मनी का, उसने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, पर्सियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क, इन सबको एक हॉल में क्या है, मीटिंग के लिए बुलाया। जो हॉल का नाम था वो क्या था, मिरर इन प्लेस ऑफ वर्सियल्स।
और क्या है, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और ये जो प्रिंस था वो कौन था, ये पर्शियन किंग बना। ये प्रिंस वो कौन था, विलियम फर्स्ट था। और इसने क्या कर दिया, जर्मनी को अब क्या है, एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया, पर्शियन स्टेट के रूप में। अब क्या है कि इसने क्या किया, एम्फेसिस दिया किस पे, इसने स्टेट बनने के बाद में मॉडर्न करेंसी पे एम्फेसिस दिया, बैंकिंग पे दिया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम पे दिया जर्मनी में। और कुछ मेजर्स प्रैक्टिस जो थी पुरानी, उनको वैसे ही जारी रखा गया। इस तरह से जर्मनी का उदय हुआ। अब देखते हैं इटली का उदय कैसे हुआ। द इटली यूनिफाइड, जैसे जर्मनी का हुआ वैसे इटली जो था, इटली बहुत समय तक अपने पॉलिटिकल जो थे वहाँ फ्रेगमेंटेशन चल रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पे। तो इटली क्या था, बटा हुआ था, किसमें, सेवरल डायनेस्टी में बटा हुआ था, मल्टीनेशनल लेवल पे ये बटा हुआ था, मल्टीनेशनल में, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। अब ये जो मिडिल 19 सेंचुरी आई तो उस टाइम पे ये जो इटली था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक स्टेट थी हमारी सार्डिनिया पेडमोंट की स्टेट, जो केवल इटली के प्रिंस के द्वारा क्या की जाती थी, गवर्न की जाती थी, रूल की जाती थी। तो अब ये जो सार्डिनिया पेडमोंट है, इनका जो प्रिंस है, इसने इस इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की। तो इसने क्या किया, नॉर्थ में ये जो इटली थी ये अंडर थी किसके, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के, और सेंट्रल में ये रूल की जाती थी पोप के। नॉर्थ में रीजन इसके जो रूल किए जाते थे वो क्या था, डोमिनेशन ऑफ बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन के द्वारा किए जाते थे। लेकिन इनमें क्या था, इटली लैंग्वेज क्या थी, वो कॉमन लैंग्वेज क्या थी, बहुत से रीजन्स की कॉमन लैंग्वेज थी। लेकिन 1830s में क्या है, गुसेप जो मेजनी था, इसने क्या किया, अपना एक कोहेरेंट प्रोग्राम किया, किसको करने के लिए, इटली को एक यूनिटी 5 कंट्री में डेवलप करने के लिए इसने कोहेरेंट प्रोग्राम शुरू किया। तो इसने क्या है, जो सोसाइटी थी, यंग इटली सोसाइटी, इसका क्या किया, फॉर्मेशन किया और अपने गोल्स को जनता को बताया। अब इसने 1831 में एक बार क्या है, रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो इसे एग्जाइल में रहना पड़ा। अब 1848 में ये फिर आया और ये क्या है, अब सार्डिनिया पेडमोंट से मिला रूलर से, और उसके अंडर इसने क्या किया, इसके अंडर इटली को इसने अब दोबारा से यूनिफाई करने की कोशिश की और वॉर्स लड़े। इसके बाद ये जो रूलिंग इलाइट्स थे इस रीजन में, उन रूलिंग इलाइट से क्या है, इन्होंने लड़ना शुरू किया और इटली को क्या है, यूनिफाई कराने की कोशिश की। ठीक है, अब यूनिफाई कराया, उसके बाद में यूनिफाई इसने मिलके करा दिया, किसके अंडर में करा दिया, उस टाइम का जो किंग विक्टर इमैनुअल था, ये कहाँ का किंग था, सार्डिनिया पेडीमोंट का किंग था, इसके अंडर में करा दिया, किसको, इटली को यूनिफाई करा दिया गया। अब इटली को यूनिफाई कराने के बाद में ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस को इधर स्थापित किया गया। अब इसमें एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई, वो किसने निभाई थी, चीफ मिनिस्टर कैवोर ने। चीफ मिनिस्टर कैवोर ने क्या भूमिका निभाई कि इसने ये जो मूवमेंट जो चलाया जा रहा था, इस मूवमेंट को यूनिफाई जो रीजन्स करने थे इटली के, इन रीजन्स को भी यूनिफाई करने के लिए उसने क्या किया, न तो उसने रिवॉल्यूशन चलाए। अब ये जो था चीफ मिनिस्टर कैवोर, ये न तो ये रिवॉल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था, लेकिन फिर भी इसने क्या है कि जो वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे इटलियन एलाइट सोसाइटीज़ के, इसने उन सबको क्या किया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया और एक एम्पायर बनाने की इसने कोशिश की। अब इसने क्या किया, एक टैक्टफुल या डिप्लोमेटिक पॉलिसी चली और इसने क्या है, फ्रांस के साथ अलायंस किया कैवोर ने। अब जो अलायंस किया गया, कैवोर जो चीफ मिनिस्टर था, ये किसका चीफ मिनिस्टर था, ये सार्डानिया पेडमोंट का चीफ मिनिस्टर था। अब ये जो सार्डानिया का जो चीफ मिनिस्टर था कैवोर, इसके कहने पर यहाँ के राजा ने क्या किया, अलाइनमेंट किया फ्रांस से अलाइनमेंट कर लिया, डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई, और इन दोनों ने मिलके क्या है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस थी 1859 में इसे हरा दिया। 1859 में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हराने के बाद में यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ ये जो वॉलंटियर्स थे, आर्म फोर्सेस थी, ये इनके साथ और जुड़ना शुरू हो गए। अब ये जो गुइसेप गारबाल्डी था, ये भी इनके साथ जुड़ गया और 1860 में इन्होंने क्या है, मार्च करना शुरू कर दिया। इटली के जो किंगडम थे दो उस टाइम, और जो बड़े जो 2 सिसिलीज थे, इन पे भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। और क्या है कि इसके साथ ही ये फिर इस जीत में इनका किसने और सहयोग दिया, ये जो लोकल पीजेंट्स थे वहाँ के, उन लोगों ने भी
स्पेनिश रूलर को वहाँ से हटाने के लिए सपोर्ट किया। और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था उसने इटली को यूनिफाई करने के बाद में अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो अब इसकी मदद किस किसने की? ये जो विक्टर इमैनुअल था इसकी मदद सबसे पहले तो हमारे इसके चीफ मिनिस्टर कैवोर ने की। इसने क्या करवाया? इसने एक टैक्टिक फुल क्या करवाई, एक संधि करवाई। किससे? फ्रांस से संधि करवाई। इसके अलावा इसकी मदद किसने की? इसके अलावा इसकी मदद गुइसेप मैजनी ने की। दो लोग यहाँ महत्वपूर्ण है देखने के लिए। और क्या है, पीजेंट्स ने भी इसका साथ दिया। इससे इसने क्या किया, 1861 में इटली को यूनिफाई कर दिया। इटली को यूनिफाई कर दिया टू सिसिली के किंगडम को हरा करके। ठीक है, इसके साथ ही इटली की अब जो पॉपुलेशन थी, जिनका इलिटरी रेस क्या था, बहुत हाई था, वो अभी भी क्या है, अनवेयर थे। किससे? लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से। और वो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि ये जो विक्टर इमैनुअल है, इसकी जो ये जो इटली नेशन इन्होंने बनाया, ये इटली इसकी क्या है, वाइफ है। तो यहाँ ये इटली का यूनिफिकेशन होता है नेशन के रूप में। उसके साथ ही ये देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस क्या था, ब्रिटेन में कैसे आया? तो ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, इसका ये जो आज के जो स्कॉलर हैं वो देखते हैं कि हमारा जो नेशन होना चाहिए, उसका मॉडल होना चाहिए, वो किसके आधार पर होना चाहिए? ब्रिटेन के आधार पर होना चाहिए। तो देखते हैं कि ब्रिटेन का नेशन स्टेट के रूप में फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये क्या था कि ये सडन अपीवल रिवॉल्यूशन का परिणाम नहीं था कि अचानक से ही ब्रिटेन एक नेशन के रूप में आ गया। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा। अब इसमें ये जो ब्रिटेन था, ये नेशन के रूप में 18वीं सेंचुरी से पहले ये नेशन के रूप में नहीं था। अब यहाँ क्या था कि प्राइमरी आइडेंटिटी थी यहाँ लोगों की, वो थी क्या है, ब्रिटिश आइसेल्स के रूप में थी। और यहाँ पे जो एथेंस के रूप में जो कम्युनिटी रहती थी वो थी इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। इनके यहाँ पे अपने अलग एथिकल ग्रुप थे और अलग इनकी कल्चर थी। इसके साथ ही यहाँ पे जो इंग्लिश थी, वो जब इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, वेल्थी होने लगे, इनकी पावर बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया कि 1868 में सीज कर लिया मोनार्की को। क्या कर लिया, यहाँ के इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर लिया मोनार्की को, और यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ले आए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आने के बाद में एक्ट ऑफ यूनियन इन्होंने 1707 में पारित किया, जिसमें क्या है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को क्या कर दिया गया, यूनिफाई कर दिया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। अब ये क्या है कि स्कॉटलैंड को जब ये लेके आए तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो स्कॉटलैंड, ये जो ब्रिटिश के जो लोग थे, इन्होंने क्या है, स्कॉटलैंड की जो कल्चर थी उसको क्या किया गया, सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पे जो कैथोलिक क्लान रहते थे स्कॉट के अंदर, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया और बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई। और बहुत कुछ लोगों को यहाँ से, इनके देश से भी क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। और ये जो स्कॉटिश लोग थे, ये अपनी जो गैलिक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, और अपनी जो परंपरागत जो ड्रेस थी उसको भी नहीं पहन सकते थे, और कुछ को अपने घर से निकाल भी दिया गया। साथ ही आयरलैंड जो इनके साथ हुआ, उसके साथ भी ऐसा ही किया गया इंग्लिश लोगों के द्वारा। तो क्या किया गया कि जो कैथोलिक लोग थे और जो प्रोटेस्टेंट रहते थे, किसके अंदर, आयरिश के अंदर, तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट को जो आयरलैंड के अंदर रहते थे उनको क्या किया गया, उनको डोमिनेंस में लेके आने के लिए बहुत कोशिश की गई। किनके ऊपर? कैथोलिक लोगों के ऊपर। जबकि कैथोलिक लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो आयरलैंड में क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। अब इसके द्वारा रिवोल्ट किया गया। किसके द्वारा रिवोल्ट किया गया? कैथोलिक लोगों के द्वारा। लेकिन उस रिवोल्ट को दबा दिया गया 1789 में, और आयरलैंड को फोर्सफुली क्या कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, 1801 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, मतलब आयरलैंड को मिला लिया गया ब्रिटेन के अंदर, और एक नया ब्रिटिश नेशन बना। अब ब्रिटिश नेशन जब नया बना तो इसमें भी इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया गया। कैसे इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया गया? जो सिंबल्स थे ब्रिटेन के, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ये भी इंग्लिश लोगों का। नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये भी इंग्लिश में। और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया गया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। और ओल्डर नेशंस थे, बस ये केवल और केवल सबॉर्डिनेट पार्टनर के रूप में ही इस यूनियन के अंदर रहे आए। और सबसे ज़्यादा जो प्रमोट थे इसमें, वो कौन थे? इंग्लिश लोग सबसे ज़्यादा प्रमोटेड थे इसमें, सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पे थे इसमें। इसके अलावा जो विजुलाइजेशन किया गया नेशंस का, वो नेशंस का विजुलाइजेशन कैसे किया गया? जब नेशंस को विजुलाइज करना था एक किसी
पिक्चर्स के रूप में तो ये बहुत आसान काम नहीं था। तो 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में बहुत से आर्टिस्ट थे, उन्होंने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की नेशंस को। तो इन्होंने फिर एक फीमेल को चूज किया पर्सोनिफाई करने के लिए नेशंस को, जो कि रियल लाइफ में किसी से संबंध नहीं रखती थी, और इन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेके आए कॉन्क्रीट फॉर्म में उसको लेके आने के लिए। अब ये जो फीमेल थी ये क्या थी, ये एक एलिगेटरी बन गई, किसकी, नेशंस की, एक पहचान के रूप में बन गई है। इसके साथ ही ये जो तुम देखोगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है, एक फीमेल एलिगरी को क्या है, लिबर्टी के, जस्टिस के और रिपब्लिक के रूप में क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया था स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स के द्वारा। जैसे कि लिबर्टी में रेड कैप और ब्रोकन चेन्स को किसके रूप में किया गया था, एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के रूप में क्या किया गया था, उन्हें प्रदर्शित किया गया था। उसके अलावा जो जस्टिस है उसको किसके रूप में प्रदर्शित किया गया था उस टाइम, ब्लैंड फोल्डेड, मतलब काली पट्टी आंखों पे बांधी हुई और एक हाथ में तराजू लिए हुए औरत के रूप में क्या किया गया था, जस्टिस को रिप्रेजेंट किया गया था। उसके साथ ही ये जो 19वीं सेंचुरी थी उसमें नेशन को जो रिप्रेजेंट करना था ये फीमेल एलेगरीज के रूप में करना शुरू हो गया। कहाँ, 19वीं सेंचुरी में। फ्रांस में क्या है कि जो मरियाना है, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उसको क्या है, नेशंस के रूप में क्या है, उसकी आइडियाज़ को नेशंस के रूप में अंडरलाइन किया गया। उसके साथ ही उसकी जो करेक्टरिस्टिक है लिबर्टी और रिपब्लिक, जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकटेक स्टैचू जो मरियाना के हैं, इन्हें इरेक्ट किया गया पब्लिक स्क्वायर्स में, जिससे कि लोगों के अंदर भावना जागृत हो सके, आइडेंटिफाई और यूनिफिकेशन की भावना लोगों के अंदर जागृत हो सके। इसी के थ्रू जर्मेनिया जो है ये जर्मन नेशंस की क्या है, एलिगरी बन गई, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसके जर्मेनिया के भी क्या किए गए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाए गए जर्मेनिया के। वो जैसे कि जर्मेनिया क्या है, जो क्राउन पहनती थी ओक लीफ का, वो किसको प्रदर्शित करता था, वो हीरोइज्म को प्रदर्शित करता था, जर्मन लोगों की हीरोइज्म को। जैसे कि जो ब्रोकन चेन्स थी इसमें किसमें, जर्मेनिया में, वो क्या थी, ब्रोकन चेन्स किसको प्रदर्शित करती थी, जर्मेनिया में और चीज़ों में भी जो ब्रोकन चेन्स थी, जो सिंबल्स बनाए गए थे उसमें ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड मतलब स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती थी। ब्रेस्ट पेल्स विद ईगल किसको प्रदर्शित करती थी, जर्मन की एम्पायर की जो स्टैंड थी उसको प्रदर्शित करती थी। क्राउन ऑफ ओक लीव्स जर्मन पीपल के हीरोइज्म को प्रदर्शित करती थी। सोल्ड किसको प्रदर्शित करती थी, रेडीनेस टू फाइट को प्रदर्शित करती थी। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड वो किसको प्रदर्शित करती थी, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति को बनाने के लिए तैयार लोग, ठीक है। ब्लैक, रेड और एंड गोल्ड कलर जो ट्राई कलर का जो झंडा था हाथ में, वो किसको प्रदर्शित करता था, ये लिबरल नेशन को प्रदर्शित करता था, जो 1848 में बनाया गया था और जो बैंड कर दिया गया था ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट के द्वारा। अब रेस ऑफ राइजिंग सन के ये किसको प्रदर्शित करता था, ये बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को प्रदर्शित करता था। ये एक जर्मेनिया का क्या है, ये एक जर्मेनिया की पिक्चर्स है, ठीक है, ये जर्मेनिया की पिक्चर्स है। जो चीज़ें अभी इधर बताई गई थी वो सारी इसमें क्या है, शो की गई हैं, ठीक है। जैसे सोर्ड शो की गई है आपकी, और सारी चीज़ें शो की गई हैं, जैसे कि ब्रोकन चेन्स जो शो की गई है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस जर्मेनिया पिक्चर्स में शो की गई हैं। इसके साथ ही नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म कैसे, अब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म क्या था कि जैसे कि नेशनलिज्म की भावना लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना ज़्यादा समय तक नहीं रही, और ये आइडिया क्या था, अब ये जो लिबरल आइडिया था डेमोक्रेटिक का, ये फर्स्ट हाफ सेंचुरी तक था। उसके बाद लोगों में लालच की भावना आई और ये जो नेशनलिस्ट की जो भावना थी, अब ये नेशनलिस्ट की भावना किससे जुड़ गई, इम्पीरियलिज्म से जुड़ गई ये नेशनलिज्म की भावना। और लोग और ये जो नेशंस थे अब ये क्या बन गए, अब ये इंटॉलरेंट बन गए और एक दूसरे से वॉर लड़ने के लिए रेडी हो गए। जैसे मेजर यूरोपियन पावर्स जो थी उन्होंने क्या है, नेशनलिस्ट की जो भावना थी उस नेशनलिस्ट की भावना को इम्पीरियलिज्म अपने एम के साथ जोड़ने की प्रयास किया और उसका गलत यहाँ फ़ायदा उठाया। अब जैसे कि यूरोप में नेशनलिस्ट के जो टेंशन थे यूरोप में 1870 के बाद जो हुए थे, वो बाल्कन्स रीजन्स पे डिफरेंट ग्रुप्स का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। अब ये जो बाल्कन रीजन था ये हमारा एथनिक वेरिएशन का रीजन था। यहाँ पे क्या था, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, टेंग्रो, ये यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे ये डिफरेंट इनहेबिटेंट्स इधर रहते थे। अब ये जो इनहेबिटेंट्स थे ये बाल्कन, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर भी थे और ये क्या थे, और अदर एम्पायर्स के भी अंडर थे। अब यहाँ क्या था कि ज़्यादातर क्या थे, ओटोमन एम्पायर के अंदर थे। यहाँ इनके अंदर क्या था, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई और ये अपने आप को
डिसइंटीग्रेट करना चाहते थे ओटोमन एम्पायर से। अब ओटोमन एम्पायर यहाँ क्या है, ओटोमन एम्पायर ने अपने आप को यहाँ कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं हुआ अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने में अपने आप का ओटोमन एम्पायर। तो क्या है कि यहाँ नेशनलिस्ट की भावना जब ज़्यादा बढ़ी तो क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की यहाँ कोशिश करने लगे और यहाँ से ओटोमन से अपना कंट्रोल हटाने लगे। तो क्या है कि बाल्कन्स पीपल्स थे, यहाँ के जो लोग रहते थे बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के एथनिक ग्रुप्स के, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस कराने की कोशिश की और पॉलिटिकल राइट्स को इन्होंने अपने पुराने हिस्ट्री के जो तथ्य थे उनको यहाँ लाना शुरू किया और कहा कि हम एक टाइम पे हम भी क्या थे, आज़ाद थे। तो क्या था कि इन्होंने अपने पुराने हिस्ट्री के तथ्य लेके आए यहाँ, और ये क्या था, ये जो इतने ग्रुप थे अलग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब आपस में स्ट्रगल करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक दूसरे से जीलसी और क्या था, जीलसी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि ये क्या थे, ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा टेरिटरी को गेन करना है, एक्सपेंस कर लें। मतलब हम ये 4 टेरिटरी या 10 टेरिटरी में डिवाइड है, तो एक टेरिटरी ये चाह रही है कि मैं 5 टेरिटरी अपने कब्जे में कर लूँ, दूसरी टेरिटरी चाह रही है मैं 4 टेरिटरी कब्जे में कर लूँ। यहाँ पे क्या है, टेरिटरी को कब्जा करने की होड़ शुरू हो गई, जिससे क्या है ये बाल्कन एरिया जो था वो क्या है रिवेलरी एरिया में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, अब सिचुएशन अनकंट्रोल हो गई। और क्या था, यहाँ का पावर का और जो ट्रेड था और जो कॉलोनियल था वो यहाँ के यूरोपियन पावर्स के हाथ में था। तो उस टाइम क्या है, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर और नेवल पावर को भी बढ़ाने की कोशिश की, और यहाँ पे जो अब पावर कंट्रोल करती थी जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अब ये क्या है कि ये पावर्स में ये होल्ड करने के लिए बाल्कन रीजन्स को क्या है, इन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री और नेवल पावर को बढ़ाना शुरू किया और टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। इसके साथ ही यहाँ ये जो बाल्कन रीजन्स था ये फाइनली बाल्कन रीजन्स क्या किस में चेंज हो गया, ये वॉर ऑफ द रीजन में चेंज हो गया, और ये फाइनली वर्ल्ड वार की यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके साथ ही जो नेशनलिज्म था, जो इम्पेरियलिज्म के साथ यहाँ क्या किया गया, कनेक्ट किया गया 1914 में, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आया जो कि नेशनल वर्ल्ड वॉर के रूप में आया। अब इसके साथ ही ये जो बहुत सारे जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थे इनके, इन्होंने क्या किया गया, इस इम्पेरियलिज्म का क्या है विरोध किया, और इन्होंने अपने आप को भी एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट यहाँ शुरू हुए। जैसे कि उस टाइम भारत था, तो भारत क्या था, एक क्या था, भारत क्या था, ब्रिटिश का कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो क्या है, यहाँ भी जैसे कि इम्पेरियलिस्ट की जो भावना थी उसको क्या किया गया, उसका विरोध किया गया। इसके साथ ही लोगों में किसकी भावना का जागृत हुआ, नेशनल यूनिटी की भावना का जागृत हुआ, और इम्पेरियलिज्म की भावना को लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। अब जो नेशनलिज्म की भावना थी जो कहीं यूरोप में पनपी थी वो अब क्या हो गई थी, इस टाइम पे क्या थी, वो ख़त्म हो गई थी। और जो अब जो नेशनलिज्म की भावना थी वो कहाँ पनप रही थी, वो इम्पीरियल जो स्टेट थे इनके वहाँ पनप रही थी। और ये जो सोसाइटी को अब ऑर्गेनाइज करने के लिए ये आइडिया थे नेशनल स्टेट के, वो कैसे आइडिया को एक्सेप्ट किया जाने लगा, वो नेचुरल और यूनिवर्सल आइडिया को, यूनिवर्सल हार्मोनी के आइडिया को एक्सेप्ट किया जाने लगा। इसी के साथ ही हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दूंगा। इसी के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।